हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका लास्ट सेशन का टॉपिक रह गया था मेटल एंड नॉन मेटल का शॉर्ट आंसर, वो हम देखेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने करा दिए थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो खनिज की डिफिनेशन होती है, खनिज जो होता है वो धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों में जिस रूप में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं खनिज। ठीक है, अयस्क क्या होता है? खनिज वह खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण लाभप्रद एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होता है वह आपका कहलाता है अयस्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा खनिज और अयस्क की डिफिनेशन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कॉपर के निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त प्रमुख अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो जो आपका कॉपर का निष्कर्षण होता है वो होता है कॉपर पायराइट से, और जिसका फार्मूला होता है CuFeS2। ठीक है, ये होता है कॉपर पायराइट का फार्मूला। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गन मेटल की संरचना तथा उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताना कि गन मेटल में कौन कौन सी धातु उपयोग होती है। तो आपका यहाँ पे कॉपर यूज होता है 88%, SN यूज होता है जिसे हम टिन बोलते हैं 10%, जेड एंड जिंक यूज होता है 2%। ठीक है, और इसका जो उपयोग होता है बंदूक, हथियार, मशीन के पुर्जे बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फास्फर ब्रांस के दो उपयोग लिखिए। तो रेडियो के एरिल एवं पुर्जों बनाने में आपका जो होता है फास्फर ब्रांस का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एल्युमिनियम के दो प्रमुख अयस्क के नाम व सूत्र लिखिए। तो जो आपका एल्युमिनियम होता है उसका एक अयस्क होता है बॉक्साइट, दूसरा होता है क्रायोलाइट। ठीक है, तो बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O, और क्रायोलाइट का जो फार्मूला होता है Na3Al(F6). ठीक है, तो ये दोनों हो जाते हैं। मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया है जिसमें आपके सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूले हैं और प्रमुख अयस्क हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर का संगठक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपका जर्मन सिल्वर बनाने में कॉपर यूज होता है 50%, जेडन यूज होता है 35%, और जो आपका निकिल होता है वो होता है 15% यूज होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अयस्क क्या होते हैं, कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए एवं उसके सूत्र भी लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कॉपर के प्रमुख अयस्क के नाम सूत्र लिखिए। कॉपर के दो प्रमुख अयस्क का नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो कॉमन मिल रहा है कि कॉपर के अयस्क और नाम लिखिए। ठीक है, अयस्क क्या होते हैं ये आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन में दिख रहा है। अगर अयस्क पूछा जाए तभी आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो अयस्क की डिफिनेशन क्या होती है? अयस्क वह खनिज होता है जहाँ पर आपका धातु प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर उपलब्ध हो, ठीक है, या फिर उससे निष्कर्षित की जा सके, उसे ही कहते हैं हम अयस्क। ठीक है, क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और कॉपर के अयस्क की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास। ठीक है, ये दो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में यही दो पूछे जाते हैं, कॉपर पायराइट या फिर कॉपर ग्लास। बट आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन और दिए गए, आप इसको भी पढ़ लीजिए। हो सकता है कि आपको ये याद ना हो और आपको वो याद हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया गया टेनोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CuO, एजुराइड जिसका फॉर्मूला होता है 2CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मैलेकाइट का होता है CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस, और रूबी कॉपर का क्या होता है Cu2O। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइट ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ऐसी धातु के उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो ये आपका होता है Hg। Hg को कहते हैं मरकरी या फिर पारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आपका जो होता है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये सारी धातुएं जो हैं वो चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक। तो आपकी जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है वो आपकी होती है Ag। Ag कहते हैं तो Ag कहते हैं चांदी को, और आपका दूसरा आता है कॉपर। ठीक है, तो कॉपर भी आपका
एक अच्छा चालक होता है ऊष्मा का या फिर विद्युत का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ऊष्मा की कुचालक तो आपका होता है Hg, ठीक है। Hg मतलब मरकरी जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। और जो आपका दूसरा आता है Pb, Pb क्या होता है, लेड होता है जिसे हम शीशा भी बोलते हैं, ये भी आपका होता है विद्युत का कुचालक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दो धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में प्रयुक्त मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो आपका सोना और प्लेटिनम जो है वो आपका प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि धातु के ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका यूज किया जाता है कार्बन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, ठीक है। तो आपका सोना, चांदी, कॉपर आदि धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती, मतलब इनका जो संचरण होता है वो आसानी से नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि संक्षारण क्या है। तो संक्षारण क्या है, वायु तथा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातु का धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे जंग लगना और यहाँ पर जो आपका कॉपर होता है वहाँ पर हरे परत का जमना, ये सारे के सारे क्या हैं, संक्षारण के उदाहरण हैं। गलक किसे कहते हैं, तो अयस्क को प्रगलन करते समय अयस्क में उपस्थित गलनीय अपद्रव्यों को दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को गालक कहते हैं, ठीक है। ये आप याद कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निस्तापन को परिभाषित करो। तो यहाँ पर सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में पिघलने से पूर्व तक गर्म करने पर निस्तापन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मिश्र धातु क्या है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर ठंडा करने से जो समांग धातु मिश्रण मिलता है उसे कहते हैं मिश्र धातु, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया कि आयरन के प्रमुख अयस्क का नाम लिखिए। तो आपका आयरन का अयस्क होता है हेमेटाइट, ठीक है। क्या होता है, हेमेटाइट होता है, जिसे हम सिंबल में यूज करते हैं। तो Fe2O3 ये आपका सिंबल होता है हेमेटाइट का। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क के सूत्र लिखिए। तो आपका एल्युमिनियम का अभी आपने देखा बॉक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला क्या था, Al2O3 × 2H2O। और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि धातु कर्म क्या है, ठीक है। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं, या आप इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा गया कि शुद्ध सोने की कितने कैरेट का होता है। तो जो शुद्ध सोना होता है आपका 24 कैरेट का होता है। आपने बहुत सुना होगा कि 24 कैरेट का सोना दीजिए क्योंकि ये सबसे शुद्ध होता है। और मैं आपको बता दूं जो 24 कैरेट का सोना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है, इसलिए इसके आभूषण वगैरह नहीं बनाए जाते। उसमें कुछ अशुद्धि मिलाकर उसे कम किया जाता है, जिससे वो क्या होता है, थोड़ा सा कठोर हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया कि एक द्रव धातु और अधातु का नाम लिखिए। तो जो द्रव धातु होती है वो होती है आपके पारा, ठीक है। ये आपकी धातु होती है और नॉर्मल टेम्परेचर पे ये क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और जो द्रव अधातु होती है वो आपकी ब्रोमीन होती है और जिसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया कि किन्हीं ऐसी दो अधातुओं के नाम लिखिए जिनमें भंगुरता और तन्यता दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और फास्फोरस जो होता है इसमें आपके ये जो होती है ये अधातुएं होती है और इसमें भंगुरता और तन्यता दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गैल्वेनीकरण क्या है, ठीक है। इसका आप डिफिनेशन लिखिए। तो लोहे से बनी वस्तुओं पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया कि किसी एक धातुमल का सूत्र लिखिए। तो जो लोहे के धातु कर्म से धातुमल प्राप्त होता है वो होता है कैल्शियम सिलिकेट। इसका जो फार्मूला होता है CaSiO3, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आघात वर्ध्यता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो किसी पदार्थ को हथौड़े से पीटने पर वह पतली चादर में परिवर्तित हो जाने के गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। धातुएं आघात वर्ध्य होती हैं, ठीक है। तो मतलब सभी धातुओं को लगभग पीटकर उसे पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दो अत्यधिक आघात वर्ध्य धातुओं के नाम। तो आपका सोना और चांदी अत्यधिक आघात वर्ध्य हैं। और आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया प्राचीन काल में मानव को ज्ञात धातुओं का नाम लिखिए। तो आपको जो प्राचीन काल में मानव था सोना, चांदी, तांबा, टिन, लोहा, सीसा, कॉपर, एंटीमनी का ज्ञान था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है। तो मैंने आपको बता दिया Hg होती है जिसे हम पारा मरकरी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा परिष्कृत किए जाने वाले 3 धातुओं के नाम लिखिए। तो आपका होता है तांबा, चांदी, टिन, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे 3 धातुएं जिन्हें हम विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा परिष्कृत करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ये पूछा गया आपसे कि कौन सी धातु
ये पूछा गया कि कौन सी धातु सल्फाइड अपने ऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर धातु बनाता है। ठीक है, अब क्रिया लिखिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तांबा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ये सल्फाइड है और ये इसका ऑक्साइड है और दोनों मिलकर आपका कॉपर धातु बना रही हैं और जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो आपके निकाल रही हैं। और देखो यहाँ पर ये सिंबल यूज हुआ है, ये सिंबल किसका है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था वहाँ पर ये सिंबल के बारे में मैंने बताया था। तो आप अगर नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, शायद इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।